हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 जुलाई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज दोस्तों आपको डिटेल्स के साथ प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेड ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप एमजेड ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में कहा गया है? तो दोस्तों आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में कहा गया है। किस संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। जब 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो रसिया के संविधान से लिया गया था। ठीक है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। अगला था, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित अनुच्छेदों को किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों महिला एकल का खिताब जीत लिया है एशले बार्टी ने। विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट हो चुका है और इसके मेंस और विमेंस सिंगल का खिताब का रिजल्ट भी आ चुका है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हम लोग विमेंस सिंगल्स की बात करेंगे। तो महिला एकल यानी विमेंस सिंगल्स का खिताब जीत लिया है एशले बार्टी ने। एशले बार्टी दोस्तों है ऑस्ट्रेलिया की, कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। और इन्होंने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हरा करके जीत लिया है विमेंस सिंगल विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम का। पहला इनका विंबलडन ओपन था और ये पहली ऑस्ट्रेलियाई भी बन गई हैं विंबलडन ओपन जीतने वाली। इनकी कैरियर का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम था। ठीक है, इससे पहले अगर आपको याद हो तो 2019 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी थी। ठीक है, जैसे ही कोई ग्रैंड स्लैम होता है उस पर मैं आपको वीडियो देता हूँ। आज भी वीडियो आएगी आपके पास। तो महिला एकल का खिताब विंबलडन ओपन में तो जीत लिया है एशले बार्टी ने। पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। अभी हम उसको आगे देखेंगे। फिलहाल बात करें इन्होंने जिसको हराया है उसका नाम है कैरोलिना प्लिस्कोवा जो कि है चेक गणराज्य की। एशले बार्टी हैं ऑस्ट्रेलिया की। क्लियर? अब देखिए विंबलडन ओपन जो होता है इसके बारे में जानिए। ये दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। सबसे पहले यही शुरू हुआ था विंबलडन ओपन ही। और ये ग्रीन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है यानी हरे घास के मैदान पर खेला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो हरे घास के मैदान पर खेला जाता है, तो विंबलडन ओपन होता है। इसके अलावा ये साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है। यानी सबसे पहले जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन और तीसरा होता है विंबलडन ओपन और चौथा होता है यूएस ओपन। यही 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो 4 ग्रैंड स्लैम का नाम आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पर नंबर आता है विंबलडन ओपन का। क्लियर? तो एशले बार्टी जो है ये जीत ली हैं। 2019 में फ्रेंच ओपन जीती थी। ये विश्व रैंकिंग में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं वर्तमान में। क्लियर? आज एक डिटेल वीडियो आएगी इस पर विंबलडन ओपन पर, जिसमें हम लोग सब कुछ एक ही वीडियो में जान लेंगे। ठीक है, और पिछला वाला भी पिछले साल का भी रिवाइज कर लेंगे क्योंकि 2 सालों का पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोपा अमेरिका फुटबॉल कप 2021 जीता? शुरू के दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोपा अमेरिका फुटबॉल कप 2021 जीत लिया है दोस्तों अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने 28 सालों के बाद ये कप जीता है। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हरा करके जीता है। अब देखिए ब्राज़ील को कितने अंतराल से हराया है? 1-0 से हराया है। ठीक है, अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी कौन हैं? लियोनेल मेसी। ब्राज़ील के स्टार खिलाड़ी कौन हैं? नेमार हैं। ठीक है, ऐसे ही पुर्तगाल के कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तो यहाँ पर फिलहाल बात करें फाइनल में तो लियोनेल मेसी और नेमार दोनों एक साथ आमने सामने थे। दोनों टीमों के अपने टीमों के फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं। फिलहाल अर्जेंटीना 28 सालों के बाद जीत लिया है। 1-0 से हरा दिया ब्राज़ील को। पिछला वाला जब अर्जेंटीना जीता था कोपा अमेरिका कप तब इसने जीता था 1993 में, 1993 में। ऐसा नहीं है कि अभी बहुत कम ही बार अर्जेंटीना जीता है, इससे पहले बहुत बार जीता है। अर्जेंटीना ने दोस्तों 1921 से बात करें तो अभी तक 15 बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है और ये सबसे ज़्यादा जीतने के मामले में बराबरी कर लिया है टॉप वाले देश से। उरुग्वे जो है इसने सबसे ज़्यादा बार जीता है, 15 बार सबसे ज़्यादा बार जीता है कोपा अमेरिका और इसकी बराबरी अब कर लिया है अर्जेंटीना। यानी अर्जेंटीना और उरुग्वे ये दोनों ही 15-15 बार जीत चुके हैं कोपा अमेरिका फुटबॉल कप।
ये फुटबॉल का कप होता है दोस्तों और काफ़ी बड़ा माना जाता है। फीफा के बाद लियोनेल मेसी ने अपनी टीम को जिता दिया है फिलहाल के लिए ये कोपा अमेरिका फुटबॉल कप। अच्छा, लियोनेल मेसी 6 बार के फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी जीत चुके हैं। फीफा बार बार आ रहा है, फीफा के बारे में जानिए। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है उसे कहते हैं फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, वो फीफा वर्ल्ड कप ही होता है। फीफा की स्थापना दोस्तों हुई थी 1904 में और स्थापना कहाँ पर हुई थी? पेरिस में हुई थी। पेरिस में हुई थी स्थापना। हालांकि इसका हेडक्वार्टर पेरिस में नहीं है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख में है इसका हेडक्वार्टर और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। क्लियर। फीफा का वर्ल्ड कप जो पिछला वाला हुआ था वो कब हुआ था? 2018 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मॉस्को रूस में हुआ था। किसने जीता था? फ्रांस ने जीता था। किसको हरा करके? क्रोएशिया को। फ्रांस ने दूसरा खिताब जीता था 1998 में, इससे पहले फ्रांस जीता हुआ था। अगला वाला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ये होगा 2022 में। कहाँ पर होगा? कतर में होगा, ठीक है। अब देखिए फीफा का अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत करने जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इतना क्लियर है? चलिए अब फुटबॉल के बारे में आप जान लिए हो। फुटबॉल से रिलेटेड अगर जो ट्रॉफियों की जो ट्रिक होती है उसको अगर याद करना है तो सर्च कीजिएगा फुटबॉल ट्रॉफी ट्रिक MZT एजुकेशन। वीडियो मिल जाएगी, एक सिंगल ट्रिक में फुटबॉल की जितनी भी ट्रॉफियां हैं सबको आप लोग याद कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली यात्री ट्रेन पहुंची? तो दोस्तों अभी हाल ही में मणिपुर में भारत की पहली यात्री ट्रेन पहुंची है। अब आप सोचिए आज़ादी के इतने दिन हो गए लेकिन मणिपुर में अभी तक कोई यात्री ट्रेन नहीं गई हुई थी, ठीक है। तो भारत की पहली यात्री ट्रेन अभी हाल ही में मणिपुर पहुंची है, ठीक है। मणिपुर ऐसा नहीं है कि बहुत पिछड़ा राज्य है, काफ़ी मामलों में काफ़ी आगे भी है, खेल वगैरह के मामले में तो बहुत ज़्यादा ही टॉप पर चलता रहता है। फिर भी मणिपुर में पहली बार भारतीय रेलवे की यात्री ट्रेन पहुंची है। अभी भारतीय रेलवे के मानचित्र से इसे भी जोड़ दिया गया है, यहाँ भी ट्रेनें चलेंगी। शुरुआती चरण में अभी यहाँ पर जो मणिपुर का वेंगाई चुनपाओ रेलवे स्टेशन है वहाँ से लेकर मणिपुर की राजधानी जो इम्फाल है यहाँ के बीच में ये चलाई जाएगी राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। अभी शुरुआती चरण पर यही चलाया जाएगा फिलहाल के लिए। अभी ये जो परीक्षण हुआ है ये असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से गया हुआ है और 11 किलोमीटर की दूरी तक गई हुई है। अभी जो ये टेस्टिंग हुई है ये असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से हुई है, एक यात्री ट्रेन की जो कि राजधानी एक्सप्रेस थी, ठीक है। इसका परीक्षण हुआ है, 11 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है। फिलहाल इसमें यात्री नहीं बैठे थे, केवल रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी इसमें बैठे हुए थे। क्लियर। अब देखिए मणिपुर आया है, मणिपुर के बारे में हम लोग जानेंगे। मणिपुर देखिए मैप में है कहाँ पर? तो भारत का मैप ये रहा, इसमें आप इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मणिपुर। 21 जनवरी 1972 को यह स्थापित हुआ था पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। अब देखिए मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये तीनों राज्य एक साथ स्थापित हुए थे, यानी कि इनको पूर्णतः भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था 21 जनवरी 1972 को। तो ये 3 राज्य याद रखने हैं आपको। मणिपुर अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? नागालैंड से, असम से और मिजोरम से शेयर करता है। क्लियर है? चलिए इसके अलावा देखिए मणिपुर की राजधानी इम्फाल होती है। एन वीरेन सिंह जी दोस्तों बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं नाजमा हेपतुल्ला और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं PV संजय कुमार। कौन है? PV संजय कुमार। मणिपुर में कुल जिलों की संख्या है 16, विधानसभा की सीटों की संख्या है 60 और लोकसभा सीटें जाती हैं यहाँ से 2, राज्यसभा में सीटें जाती हैं 1। मणिपुर में है दोस्तों कीबू लामजाओ नेशनल पार्क। क्या है? कीबू लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि है लोकटक झील पर। लोकटक झील दोस्तों दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील है, इसको याद रखिएगा। और इसी पर ये नेशनल पार्क स्थित है, तो एकमात्र ये तैरता नेशनल पार्क भी है दुनिया का, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। मणिपुर से कौन कौन है? मणिपुर से दोस्तों आपने सुना होगा मैरी कॉम, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन। मणिपुर से आपने किसको सुना? मीराबाई चानू को सुना है, ठीक है। इनका भी नाम याद रखना है, दोनों ही स्टार खिलाड़ी हैं। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने जनसंख्या दिवस पर नई जनसंख्या नीति की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या दिवस यानी 11 जुलाई को, यानी कि कल, नई जनसंख्या नीति जारी की है, घोषणा की है, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी की घोषणा की है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के प्रोत्साहन दिए गए हैं और जनता के द्वारा भी फीडबैक्स लिए गए हैं कि अभी जब, क्योंकि ये पॉलिसी अभी लागू नहीं हुई है, अभी इसकी घोषणा की गई है, लागू करने वाले हैं हम, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी होगी, जनसंख्या नीति होगी, ये 2021 से 2030 तक के लिए है, यानी 10 वर्षों के लिए है। अब इसके तहत इन्होंने बताया है
कि जनसंख्या को कैसे उत्तर प्रदेश के कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए तरह तरह की प्रोत्साहन राशि दिए जाएंगे। प्रोत्साहन जैसे कि अगर एक बच्चा केवल पैदा करता है तो फिर उसको सभी सरकारी योजनाएं तो दी ही जाएंगी। साथ ही साथ लड़की के पैदा होने पर 1 लाख रुपए तक का दिया जाएगा। लड़के के पैदा होने पर यानी कि अगर केवल एक ही बच्चे हैं अगर आपके, तो फिर 50 से 70 हज़ार के बीच में दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी अभी पॉलिसी दी गई है। अभी एक कहें खाका तैयार किया गया है, ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ठीक है, तो अभी इसमें लोगों का, जनता का फीडबैक भी मांगा गया है कि उनके अनुसार और क्या क्या सुधार किया जा सके। अगर वो बताते हैं तो और इम्प्रूवमेंट आगे लाया जाएगा और इसके बाद ये लागू किया जाएगा। फिलहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे उनको ना पंचायत चुनावों में लड़ने का मौका दिया जाएगा, ना ही सरकारी नौकरियों में मौका दिया जाएगा। और भी बहुत सारे जो सरकारी योजनाएं हैं सरकार की, उनसे भी उनको वंचित रखा जाएगा। ठीक है, तो जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित हो सके और जनसंख्या को कंट्रोल में लाया जा सके। ठीक है, और भी तरह तरह की कैंपेनिंग की जाएगी, जागरूकता फैलाई जाएगी। जनसंख्या के मामले में बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है ये दुनिया के 5 देशों के जनसंख्या के बाद आता है नंबर में। सोचिए, उत्तर प्रदेश भारत का केवल एक राज्य है और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले केवल 5 देशों से ही पीछे है। भारत में तो ये सभी राज्यों में टॉप पर है ही। ठीक है, लेकिन दुनिया भर के 5 देश जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम आता है अकेले राज्य के बारे में। कहा जाता है ये भी कि उत्तर प्रदेश हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है। जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को मनाया गया है। इस पर मैंने आपको कल डिटेल में बताया ही था। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ आपको जनसंख्या पर या जनगणना पर आपको एक वीडियो दूँ। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो चाहते हो जनगणना पर जो 2011 में हुई थी, तो उस पर जो मोटे मोटे पॉइंट हैं उनके बारे में अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ। आज उस पर एक वीडियो आ जाएगी, क्योंकि कुछ फैक्ट होते हैं फिर लगातार। अभी जब जनसंख्या दिवस आया ही है इस महीने में, अगले महीने में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए। तो 1-2 क्वेश्चन बन जाएंगे तो अच्छी बात होगी। कमेंट करके बताइएगा, वीडियो बन जाएगी। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश ये रहा भारत में उत्तर प्रदेश। ठीक है, देख लेते हैं और अच्छे से। उत्तर प्रदेश देखिए ये रहा। अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से शेयर करता है। भारत में किसी भी राज्य की अपेक्षा सबसे ज़्यादा राज्य से बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश, टोटल 9 से। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये 8 राज्य हैं। और 1 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिससे अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी पार्टी से। यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं संजय यादव। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जिले हैं 75। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं 403, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा सीटें जाती हैं 80, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें जाती हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीटें जाती हैं 31, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही जाती हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर कौन बनी थी? सरोजनी नायडू जी, जो कि भारत की पहली महिला गवर्नर थी। उत्तर प्रदेश की महिला गवर्नर तो थी ही, भारत की भी सबसे पहली महिला गवर्नर थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। आप लोग कमेंट करके हमें बताओ कि उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे। ठीक है, आज ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जीके प्लस करंट अफेयर की ई बुक लॉन्च हुई है। अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप उसे ले सकते हैं MJT ऐप पर जाकर के। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में कितने कैंपागोडा विरासत स्थलों को विकसित करने की घोषणा की? तो कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि वो बेंगलुरु में 46 कैंपागोडा जी के नाम पर कैंपागोडा विरासत स्थलों को विकसित करेगा। ठीक है, कैंपागोडा जी थे कौन? कैंपागोडा दोस्तों ये बेंगलुरु के संस्थापक थे। ठीक है, बेंगलुरु जो सिटी है इसके संस्थापक थे कैंपागोडा। इनको वहाँ पर नाडा प्रभु कैंपागोडा कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं की याद में 46 ऐसे स्मारक स्थापित या विरासत स्थल स्थापित किए जाएंगे, जिनकी टोटल कॉस्ट आएगी 223 करोड़ रुपए बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने इसकी घोषणा की है। अब कर्नाटक आया है। कर्नाटक देखिए मैप में है कहाँ पर? इंडिया के मैप में ये रहा दोस्तों कर्नाटका, ये रहा कर्नाटका। गोवा से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से अपना बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु।
PS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत जी, यहाँ पर अभी हाल ही में नए गवर्नर बनाए गए हैं। अच्छा, 8 राज्यों के नए गवर्नर बने हैं, इस पर मैंने वीडियो दी हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर लिंक दिया गया है। 8 राज्यों के नए राज्यपाल कौन कौन से हैं उनको याद कर लीजिए। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका जी हैं यहाँ के चीफ जस्टिस। ठीक है, यहाँ पर जिलों की संख्या है 31, विधानसभा सीटें हैं 224, लोकसभा में 28 सीटें जाती हैं, राज्यसभा में 12 सीटें जाती हैं। अगला क्वेश्चन, फेडरल बैंक के पुनः एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए? तो फेडरल बैंक के दोबारा से एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए दोस्तों श्याम श्रीनिवासन जी। कौन? श्याम श्रीनिवासन जी। ये फेडरल बैंक के 2010 से ही एमडी और सीईओ हैं। इनका अभी एक बार फिर से नियुक्ति किया गया है और इसके लिए आरबीआई की मंजूरी भी मिल गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल गई है। इनको 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक का नया कार्यकाल भी मिल चुका है। अब ये फेडरल बैंक के बनाए गए हैं। फेडरल बैंक के बारे में जानिए। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी, 1931 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कोच्चि केरल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्विटर ने किसे निवास शिकायत अधिकारी RGO नियुक्त किया? दोस्तों, ट्विटर ने अभी हाल ही में RGO यानी कि रेजिडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त किया है विनय प्रकाश को। किसे? विनय प्रकाश को। भारत के नए IT एक्ट के बारे में दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग ही गया होगा आपको। ठीक है, इसी के तहत ये बताया गया था कि कोई भी सोशल मीडिया कंपनी हो उसको भारत में शिकायत अधिकारी और रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर वगैरह नियुक्त करने होंगे। तो फिलहाल उसी कदम में आगे बढ़ते हुए ट्विटर ने नियुक्त किया है रेजिडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर। किसे? विनय प्रकाश को। विनय प्रकाश को। अच्छा, इससे पहले इसने अपना अभी मुख्य शिकायत अधिकारी भी नियुक्त किया था। बाकी सोशल मीडिया कंपनियों ने भी अपना अपना नियुक्त किया है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए रिवीजन कर लेते हैं आज। जैसे फेसबुक ने अपना मुख्य शिकायत अधिकारी नियुक्त किया स्फूर्ति प्रिया को, व्हाट्सएप ने अपना मुख्य शिकायत अधिकारी नियुक्त किया परेश बिलाल को, और ट्विटर ने अपना मुख्य शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जेरेमी कैसल को। अब ट्विटर ने ही अपना रेजिडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर यानी RGO नियुक्त किया है विनय प्रकाश को। क्लियर? ट्विटर के बारे में बात करें, ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। CEO हैं जैक डॉर्सी। ट्विटर का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। ट्विटर इंडिया की MD हैं मनीष माहेश्वरी। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्षा सेवा वेतन पैकेज के लिए भारतीय सेना ने किस बैंक से समझौता किया? दोस्तों, भारतीय सेना ने अभी हाल ही में एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है रक्षा सेवा वेतन पैकेज के लिए। एक्सिस बैंक की एक स्कीम है पावर सैल्यूट नाम से। पावर सैल्यूट पहल के तहत ही ये समझौता किया गया है। इसके तहत एक्सिस बैंक जो है वो भारतीय सेना के सभी रैंक के अधिकारियों को अलग अलग तरीके से बेनिफिट्स प्रदान करेगा। एक्सिस बैंक आया है, इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी जी। अगला क्वेश्चन, विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है दोस्तों किसने? नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ये इस साल के 3 ग्रैंड स्लैम अभी तक के जीत चुके हैं। चौथा ग्रैंड स्लैम अभी हुआ नहीं है। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता 2021 का, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता 2021 का, और इन्होंने विंबलडन ओपन 2021 भी जीत लिया है। नोवाक जोकोविच ने मेटेओ बेरेटेनी को हरा करके जीता है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं दोस्तों, और इन्होंने अपने 20 ग्रैंड स्लैम भी पूरे कर लिए। अच्छा, आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जब इससे रिलेटेड वीडियो आई थी, तब मैंने आपको बताया था कि 20 ग्रैंड स्लैम के साथ 2 लोग हैं जो टॉप पर हैं, रोजर फेडरर और राफेल नडाल। अब इस लिस्ट में ये भी शामिल हो गए। देखिए, ये बहुत ही गोल्डन इरा चल रहा है। समझिए, 3 स्टार खिलाड़ी और 3 के तीनों के पास सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड 20-20-20। बहुत ही ये मतलब ऐसा वक्त चल रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं था। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के, राफेल नडाल स्पेन के, और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के। माटेओ बेरेटेनी ये इटली के हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविच का ये 6ठा विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। इन्होंने 6ठी बार जीता है। इससे पहले ये 2011, 14, 15, 18 और 19 में जीत चुके हैं। नोवाक जोकोविच ये विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, अच्छा, नोवाक जोकोविच ये टॉप पर हैं, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं रैंकिंग में, इन्होंने जीत लिया है। और उधर अभी महिलाओं में मैंने आपको बताया एस्ले बार्टी टॉप पर है, उन्होंने जीत लिया है। अब देखिए दोस्तों, टोटल 5 प्रकार के इवेंट्स होते हैं ग्रैंड स्लैम में।
विमेंस सिंगल, मेंस सिंगल, विमेंस डबल, मेंस डबल और एक होता है मिक्स्ड डबल्स। ठीक है, तो ये पांचों इवेंट्स के बारे में जानने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं विंबलडन ओपन से रिलेटेड और भी चीज़ों से रिलेटेड, उन सबको जानने के लिए इस पर एक डिटेल वीडियो आज दूंगा। आप वो वीडियो देखिएगा जिससे आपको ये ग्रैंड स्लैम अच्छे से तैयार हो जाए। कोशिश हमारी रहेगी कि उस एक वीडियो में आपको इस अभी तक के तीनों ग्रैंड स्लैम जो हुए हैं उसको रिवाइज करा दिया जाए। ठीक है, एक सिंगल वीडियो में तीनों ग्रैंड स्लैम के बारे में आप जान जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नागरिक सम्मान से सम्मानित प्रख्यात आयुर्वेद डॉक्टर पी.के. वॉरियर का निधन हो गया? तो पी.के. वॉरियर जी को दोस्तों पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों ही नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये बहुत ही फेमस आयुर्वेद के डॉक्टर थे। आयुर्वेदिक चिकित्सा को प्रमोट करने में, उसको प्रसिद्धि हासिल करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये आयुर्वेदिक दवाओं की पैकेजिंग की जिम्मेदारी निभाते थे, जिम्मेदारी इनके पास थी और उसको बहुत ही मॉडर्न तरीके से पैकेजिंग किया करते थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी आयुर्वेद चिकित्सा को भी। ठीक है, तो इनका फिलहाल निधन हो गया है। ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनको 1999 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना। सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, जो लोग यूपी SSSC पीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों आज बहुत खास आने वाला है। तो यूपी SSSC पीईटी की तैयारी करने वाले आज दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। आज आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, दोपहर तक आएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा आप हिंदी का कोर्स है अवेलेबल, उसको आप चेक कर सकते हैं MZT ऐप पर। पॉलिटी का भी कोर्स है, उसको भी आप देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। आज का पहला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है? संविधान के किस भाग में राज्य सरकारों के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी पॉलिटी चल रहा है तो पॉलिटी के क्वेश्चन आपका रिवाइज करवा रहा हूँ। इसके बाद इकोनॉमी शुरू करूँगा, फिर भूगोल, ठीक है, जियोग्राफी, फिर हिस्ट्री, ऐसे ऐसे करके आपका बाकी सभी स्टैटिक जीके भी तैयार होगा। इसके अलावा जो लोग इंडियन पॉलिटी का हमारा वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं और अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर विद नोट्स विद मॉक टेस्ट, तो आप इसको ले सकते हैं। इस कोर्स को 199 में ही ये अवेलेबल है MZT ऐप पर। इसमें आपको डिटेल वीडियो, डिटेल नोट्स और मॉक टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।